नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। द बोनस के स्पेशल शो पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शो में हम जानेंगे कहां तक जा सकेगा ग्रो, एक्सपर्ट ने क्या टारगेट दिए, इन्वेस्टर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि आईटी शेयरों में कितनी रौनक और आएगी, डिफेंस शेयर में उड़ान की क्या वजह है, कचरा मैनेजमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स का क्या हाल है। इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि 3 साल में 211% का रिटर्न देने वाली कंपनी भारत डायनेमिक्स का मुनाफा दोगुना हो गया है, तो इसके शेयर पर कितना असर पड़ेगा, आने वाले समय पर इन्वेस्टर्स इसमें क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड पर बातचीत करेंगे। अशोक लेलैंड ने उम्मीद के मुताबिक Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 नतीजे पेश किए हैं। पूरे हफ्ते के हिसाब से देखा जाए तो शेयर में अच्छी बढ़त बनाई है, 150 रुपए के पार निकल गया है। कंपनी का एबिटा मार्जिन मल्टी क्वार्टर हाई पर पहुंच गया और लगातार 11वीं तिमाही में डबल डिजिट एबिटा दर्ज हुआ है। वॉल्यूम ग्रोथ, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। हालांकि मुनाफा फ्लैट रहा है क्योंकि पिछले साल एक बार वाला गेन मिला था। एक्सपोर्ट और बस सेगमेंट ने तिमाही में जोरदार सपोर्ट दिया है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर लगभग फ्लैट रहा है और 771 करोड़ रुपए रहा है। इसे देखकर लग सकता है कि मुनाफा नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। पिछले साल Q2 में कंपनी को 117 करोड़ का वन टाइम गेन मिला था, जबकि इस बार 40 करोड़ रुपए का वन टाइम लॉस हुआ है। यानी ऑपरेशनल ग्रोथ इससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। आमदनी बढ़कर 9,588 करोड़ हो गया, जो पिछले साल के 8,769 करोड़ रुपए से 9% ज्यादा है। एबिटा बढ़कर 1162 करोड़ हो गया है, यानी 14% की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन भी सुधरकर 11.6% से बढ़कर 12.1% पर पहुंच गया है। यह मल्टी क्वार्टर हाई है। कंपनी ने क्या कहा है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। कंपनी ने कहा है कि हम मीडियम टर्म में मिड टीन एबिटा मार्जिन हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसके साथ ही अशोक लेलैंड ने बताया कि डिफेंस, पावर सॉल्यूशन और आफ्टर मार्केट बिजनेस में इस साल मजबूत ग्रोथ दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, आईटी सेक्टर की बातचीत कर लेते हैं। इस हफ्ते में देखा जाए तो आईटी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। आईटी शेयरों में लगातार 4 दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2% चढ़ा, जबकि टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और एलटीआई, माइंट्रिक और टीसीएस के शेयरों में 2 से 3% की रैली आई है। बेहतर देन एक्सपेक्टेड Q2 नतीजों और मजबूत डील विंस ने इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो के लिए बाजार का मूड पॉजिटिव रखा है। एनालिस्ट का कहना है कि वैल्यूएशन अब आकर्षक लेवल पर है और टियर 2 कंपनियां ग्रोथ में टियर 1 प्लेयर्स को पछाड़ रही हैं। रैली क्यों आई, उसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग भी इसको समझकर चल सकते हैं। Q2 अर्निंग ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किए हैं। इन्फोसिस ने प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में बीट किया है और गाइडेंस बढ़ाई है। इसके अलावा टीसीएस और विप्रो ने भी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। डील विंस मजबूत रहे और मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय आईटी कंपनियों ने Q2 में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। मजबूत डील्स, मार्जिन विस्तार रहा है। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसके वजह से हमने यहाँ पर मजबूती देखी है। आगे बढ़ते हैं, एशियन पेंट्स की बातचीत करेंगे। इस हफ्ते एशियन पेंट्स ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, जिसके बाद शेयर में शानदार तेजी रही है और शेयर 1 साल का नया हाई भी बनाया है। नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले 47% भी तेज बढ़त देखने को मिली है। नतीजों के बाद भी और अगले दिन में शेयर स्टॉक में तेज उछाल देखने को मिला और स्टॉक 6% से ज़्यादा बढ़ गया है। एशियन पेंट्स के नतीजों की भी बातचीत कर लेते हैं। मुनाफा जो है 46.8% बढ़कर 1,018 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 693 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। पिछली आय को अगर देखा जाए, यानी तिमाही आय की बात की जाए, तो ये 6.4% बढ़कर 8,531 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल 8,027 करोड़ रुपए के करीब पर था।
कंपनी के घरेलू डेकोरेटिव बिजनेस में 10.9% की वॉल्यूम ग्रोथ भी दर्ज की गई है, जबकि बाजार अनुमान 4 से 5% का ही था। इससे कंपनी की आय में मजबूती देखने को मिली है। एबिटा जो है 21.3% बढ़कर 1503 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल ये 1239 करोड़ रुपए के करीब थी। कंपनी ने नतीजों के साथ ही डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि बोर्ड ने 4.5 यानी 4.5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। इसके भुगतान के लिए 18 नवंबर 2025 की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। डिविडेंड का भुगतान 27 नवंबर 2025 से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी बातचीत कर लेते हैं। इसके भी नतीजे आए हैं Q2 के। डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने Q2 के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी की आय और मुनाफा सालाना आधार पर बढ़ा है। आपको बता दें, HAL का शुद्ध मुनाफा Q2 की बात की जाए तो 1510 करोड़ रुपए से बढ़कर इस तिमाही में 1669 करोड़ रुपए पे पहुंच गया, यानी ईयर ऑन ईयर आधार पर अगर देखा जाए तो कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन बाजार की उम्मीदें इससे ज्यादा थी, यानी 1750 करोड़ रुपए के अनुमान लगाए गए थे। वहां से अगर देखें तो नतीजे थोड़े से कमजोर रहे हैं। आय बढ़ी है लेकिन टारगेट से कम। कंपनी की आय जो है यहां पर हम लोग ने देखा 5,976 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,629 करोड़ हो गई है, यानी सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ है। लेकिन यहां भी अनुमान जो है 6,750 करोड़ रुपए का था, यानी टॉप लाइन में भी अपेक्षा से कम प्रदर्शन देखने को मिला है। यह तिमाही HAL के लिए सबसे कमजोर हिस्सा रहा है। एबिटा की बात की जाए तो 1640 करोड़ रुपए से घटकर 1558.4 करोड़ रुपए रहा है। अनुमान था कि एबिटा जो है 1860 करोड़ रुपए तक रहेगा। एबिटा और मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, जो बताता है कि लागत का दबाव बढ़ रहा है। पिछले साल मार्जिन जो है 27.4% था, इस बार मार्जिन जो है 23.5% पर आ गया, जबकि अनुमान था कि 27.5% यानी ऑपरेटिंग लेवल पर दबाव साफ दिखाई देता है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का क्या कहना है वो भी आप लोगों को बता दें। उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने यहाँ पर बाई की ही रेटिंग दी है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 6100 का टारगेट प्राइस उनकी ओर से दिया गया है। BSE के स्टॉक्स की भी बातचीत कर लेते हैं। BSE लिमिटेड के शेयर इस हफ्ते फोकस में रहे हैं। मजबूत नतीजों के दम पर शेयर जो है 7% बढ़कर 2818 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गया। जोरदार तिमाही के नतीजों के बाद BSE के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आ रहे हैं। नुवामा ने BSE के शेयर पर बड़ा दांव लगाया है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में BSE के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 61% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 558 करोड़ रुपए के करीब का रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यानी देखा जाए तो ये जो है 346 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू अगर देखें तो 44.2% बढ़कर 1068.4 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की सितंबर तिमाही में 740.7 करोड़ रुपए था। इस बीच ट्रांजैक्शन शुल्क जो है वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 794 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल इसी वर्ष इसी तिमाही में अगर देखा जाए तो 507.1 करोड़ रुपए था। ऑपरेशनल लिवरेज ने देखा जाए तो एबिटा मार्जिन को सालाना आधार पर 1160 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 62.5% कर दिया है, जिसके सालाना आधार पर एबिटा में 75.1% और तिमाही आधार पर अगर देखा जाए तो 8.7% की वृद्धि हुई है। BSE ने इंडेक्स ऑप्शंस एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू की बात की जाए तो वहां पर 27.1% बाजार की हिस्सेदारी हासिल की, जिससे रेवेन्यू में सालाना आधार पर 43.2% और तिमाही आधार पर अगर देखा जाए तो 11.5% की वृद्धि हुई है। नुवामा ने अपने वित्त वर्ष 2026 वित्त वर्ष 2028 के आय अनुमानों को देखें तो 10 से 14% तक बढ़ा दिया है। अपने टारगेट प्राइस को 3130 रुपए तक बढ़ा दिया है। आगे बातचीत बढ़ाते हैं, अब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर बातचीत करेंगे।
टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के शेयर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए हैं। टाटा मोटर्स की नई अलग हुई कमर्शियल व्हीकल ब्रांच के इक्विटी शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर यानी बीएसई एनएसई पर लिस्ट हुए हैं। प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस को देखा जाए तो यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए शेयर पहले 10 सत्रों तक ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहेंगे। कितने प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है वो आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा इसको विस्तार से एनालिसिस करके। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के शेयर एनएससी पर 335 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जो इसके 260 रुपये 75 पैसे प्रति शेयर के एम्प्लॉयड वैल्यू से 28.48% से अधिक है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के शेयर बीएसई पर 330 रुपये 25 पैसे में लिस्ट हुए, जो इसके पूर्व मूल्य जो है 261 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर से 26.09% अधिक है। हालांकि लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दी। अब आप लोगों को यह बता दें क्या हुआ, कारोबार का बंटवारा क्यों हुआ, क्या वजह थी, वो आप लोगों को समझा देते। पिछले साल अगस्त में टाटा मोटर्स के बोर्ड्स ने अपने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को 2 अलग अलग लिस्टेड संस्थानों में बांटने की मंजूरी दे दी थी, ताकि व्यावसायिक फोकस को और मजबूत किया जा सके और भविष्य के ग्रोथ के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। 1:1 रेशो में इस डीमर्जर को 2 प्रमुख संस्थानें बनाई गई, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। अब आगे बातचीत करते हैं, ग्रो पर विस्तार से बातचीत करेंगे। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के शेयर बाजार में लिस्ट हो गए हैं। इसने शानदार तरीके से बाजार में एंट्री की है। लिस्टिंग से पहले भले ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन इसकी एंट्री ने निवेशकों को खुश कर दिया है। दरअसल ग्रो के शेयरों की बीएसई पर लिस्टिंग 114 रुपये पर हुई, जो आईपीओ प्राइस बैंड 100 रुपये से 14% ज़्यादा प्रीमियम पर है। वहीं एनएससी पर देखा जाए तो ग्रो के शेयर 12% प्रीमियम के साथ 112 पर लिस्ट हुए। इतना ही नहीं बल्कि लिस्टिंग के बाद शेयरों ने दमदार रैली दिखाई और इसने 155 का हाई बनाया। निवेशकों को कितना फायदा हुआ ये भी आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। ग्रो के एक लॉट में 150 शेयर शामिल थे, जिसके लिए यहाँ पर हमने देखा 15,000 रुपये का निवेश जरूरी था, चूंकि इसके शेयर अपने प्राइस बैंड यानी 100 रुपये से 14% ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट हुए। ऐसे में एक लॉट पर निवेशकों को यहाँ पर 2100 रुपये का फायदा हुआ है। अब ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षाकर और प्रदीप हल्दर ने 200 रुपये के इसके टारगेट प्राइस भी दिए हैं, यानी आने वाले समय पर ग्रो में और तेजी देखने को मिल सकती। तो आप लोग भी ग्रो पर नजर बनाकर चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड पर बातचीत करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनी डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के शेयर में 8% तक की तेजी देखी गई, जिससे स्टॉक ने 3044 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल को टच किया। इस तेजी का कारण यह है कि कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट में बेहतर प्रदर्शन किया है, उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ गया है। साथ ही कंपनी की ऑर्डर बुक भी मजबूत हो गई, जिससे स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। कंपनी का जो नतीजा आया है उसकी बात की जाती है तो नेट प्रॉफिट जो है 62.5% बढ़कर 49.2 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि एक साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 30.3 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही कंपनी के रेवेन्यू को भी देखा जाए तो उसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई है, जो कि इस क्वार्टर में 238% बढ़कर 307.5 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले इसी कंपनी का रेवेन्यू 91 करोड़ रुपए था। कंपनी का एबिटा भी इस साल के क्वार्टर में देखें तो 100% बढ़कर 68.5 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले कंपनी का एबिटा 34.3 करोड़ रुपए था। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन देखा जाए तो यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन 3744 बेसिस पॉइंट की भारी गिरावट के साथ 38.5% पर आ गया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बताया है वो भी आप लोगों को बता दें। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मार्केट में बने रहने और भविष्य में अधिक बिजनेस हासिल करने के लिए कम कीमत पर लगभग 180 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत बढ़ेगी। कचरा मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज देने वाली जो कंपनी है ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स लिमिटेड पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कचरा मैनेजमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। शेयरों में तेजी
कंपनी की ओर से जारी तिमाही नतीजों के बाद देखने को मिला है। शेयरों ने करीब यहाँ पर देखें तो 8% की छलांग लगाई है। 3 साल में इसने 33% का रिटर्न दिया। हालांकि ये शेयर अभी भी अपने 20 दिसंबर 2024 के 22 सप्ताह के ऑल टाइम हाई 400 रुपये के करीब 31% का कम पर ट्रेड कर रहा है। नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। ऑर्गेनिक रिसाइकल कंपनी ने H1 यानी फर्स्ट हाफ की बात की जाए 2026 फाइनेंशियल ईयर में कुल 30 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो पिछले तिमाही के 26.2 करोड़ से 14% ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले साल इसी अवधि में 17.6 करोड़ से 70% से ज़्यादा है। इसी दौरान अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो है 12 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो वहाँ पर 33% और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 79% की मजबूत बढ़त को दर्शाता है। आप लोगों को ये भी बताते चलें कि शाहरुख खान की भी हिस्सेदारी इस स्टॉक में है। बॉलीवुड स्टार जो शाहरुख खान है उनकी हिस्सेदारी स्टॉक में है। ट्रेड लाइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो सितंबर 2025 तक इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.42% दर्ज की गई, यानी उनके पास इसके यहाँ पर लगभग देखें तो 1,22,600 शेयर हैं। कंपनी का कारोबार जो है उस पर थोड़ी सी विस्तार से एनालिसिस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स लिमिटेड कचरा मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। ये विभिन्न नगर निगमों की ओर से जारी टेंडरों के तहत प्रोजेक्ट्स हासिल करती है, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर के स्टॉक पर भी बातचीत करेंगे, इस कंपनी पर भी चर्चा करेंगे। इस हफ्ते हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी फोर्टिस हेल्थ केयर एक बार फिर निवेशकों की रडार पर आई हुई है। कंपनी ने हाल ही में तिमाही नतीजों में 70% साल दर साल मुनाफे की बढ़ोतरी हासिल की है। वहीं 7 साल पुराना मैनेजमेंट जो विवाद था खत्म होने से बाजार में नए दौर की उम्मीद जगी है। मजबूत प्रमोटर बैंकिंग और लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते ये स्टॉक फिर से चर्चा में है। ये शेयर अपने 52 वीक लो से 60% चढ़ चुका है। इसके अलावा जहां तक विवाद की बात है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। विवाद मलेशिया की IHH हेल्थ केयर बरहेड और जापान की डाइची सेंकोई के बीच 2008 में रैनबैक्सी लैबोरेटरीज की बिक्री से जुड़ा था। उस वक्त फोर्टिस के संस्थापक मालविंदर और शिवविंदर सिंह ने रैनबैक्सी को डाइची को 4.6 अरब डॉलर में बेचा था। बाद में 2016 में सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने फैसला दिया कि सिंह ब्रदर्स ने रैनबैक्सी के रेगुलेटरी मामलों की गलत जानकारी दी थी, जिससे डाइची को भारी नुकसान हुआ था। अदालत ने $500 मिलियन से ज़्यादा का हर्जाना डाइची के पक्ष में किया था। आप लोगों को यह भी बता दें कि इसके बाद डाइची ने सिंह ब्रदर्स की संपत्तियों पर दावा ठोका, जिसमें फोर्टिस हेल्थ केयर में उनकी 31.1% हिस्सेदारी भी शामिल थी। जब 2018 में IHH हेल्थ केयर ने फोर्टिस में यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए का निवेश कर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की, जो डाइची ने इसका विरोध किया और मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सेबी तक पहुंच गया। अब रिलायंस पावर लिमिटेड पर भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कंपनी की स्थिति है और स्टॉक प्राइस कैसे नजर आ रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड फिर सुर्खियों में है। कंपनी ने हाल ही में अपने जुलाई से सितंबर यानी Q2 के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 97% घट गया है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ में इजाफा हुआ है, जिससे कंपनी को ग्रोथ की उम्मीद बरकरार है। अब कंपनी आगे की तैयारी में लगी हुई है। इसी सिलसिले में शेयरधारकों से फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी करने के लिए मंजूरी लेने का फैसला किया गया है। रिजल्ट्स कैसे रहे हैं वो आप लोगों को बता देते हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर अगर देखा जाए तो 97% घटकर 87.3 करोड़ रह गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में अगर देखा जाए तो कंपनी को 2878 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि कंपनी के कारोबार यानी रेवेन्यू में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तिमाही में रेवेन्यू जो है 12.2% बढ़कर 1974 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल है 1760 करोड़ रुपए था। कंपनी भी 64.3% की मजबूत बढ़त के साथ 618 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले 376 करोड़ रुपए पर था। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 21.4% से बढ़कर 31.3% पर हो गया है।
रिलायंस पावर को थोड़ा और समझ लेते हैं तो आप लोगों को बताएं, रिलायंस पावर के बोर्ड ने अपने शेयरधारकों से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी करने के लिए मंजूरी लेने का फैसला किया है। कंपनी ने बताया है कि बोर्ड ने $600 मिलियन तक के FCCB इशू के लिए शेयरधारकों से अनुमति लेने को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, वोडाफोन आइडिया पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रिजल्ट्स हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने Q2 के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो है घटकर 5524.2 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले साल अगर देखें यानी पिछले वित्त वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का घाटा 7175.9 करोड़ रुपए था। वोडाफोन आइडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में 6608.1 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया था। वोडाफोन आइडिया का तिमाही आधार पर अगर देखें तो रेवेन्यू 1.6% बढ़कर 11,194 करोड़ रुपए हो गया। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 11,022 करोड़ रुपए था। एबिटा भी 1.6% बढ़कर 4684.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन भी हल्का सुधार दिखाते हुए नजर आ रहा है जो कि 41.9% रहा, जो पिछली तिमाही में अगर देखें तो 41.8% था। कंपनी का आरपीओ अगर देखा जाए वो बढ़कर 180 रुपये हो गया है, जो एक साल पहले 166 रुपये था। इससे संकेत क्या मिलता है वो आप लोगों को बता दें। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी हाई वैल्यू यूजर्स को बनाए रखने में सफल रही है। वोडाफोन आइडिया का सितंबर 2025 तक कुल सब्सक्राइबर बेस जो है 196.7 मिलियन रहा है, जिनमें से 65% यूजर 4G 5G कस्टमर हैं। तिमाही का कैपेक्स अगर देखें तो 1750 करोड़ रुपए रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में कुल कैपेक्स जो है 4200 करोड़ रुपए था। सितंबर 2025 तक कंपनी का बैंक कर्ज 1530 करोड़ रुपए और कैश बैंक बैलेंस जो है 3080 करोड़ रुपए रहा है। वोडाफोन आइडिया ने मार्च 2025 में 5G सेवाएं शुरू की थी और 6 महीनों में सभी 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में देखें तो 5G रोल आउट पूरा कर लिया गया है। ये 17 सर्कल्स कंपनी की कुल रेवेन्यू का लगभग 99% योगदान देते हैं। अगर अभी भी देखें, अगर कंपनी की 5G सेवाएं 29 शहरों में उपलब्ध हैं और आगे का विस्तार फोन जो है एडॉप्शन और ग्राहक मांग के आधार पर होता रहेगा। आगे बातचीत करते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की। डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने सितंबर तिमाही के अपने रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं और इस बार कंपनी ने कमाई और मुनाफे दोनों में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि कंपनी ने सेबी को बताया है कि BDL ने रक्षा मंत्रालय के पास से $2095.70 का $2095.70 करोड़ रुपए का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट भारतीय सेना को इनवॉर एंटी टैंक मिसाइल्स की सप्लाई के लिए है। कंपनी के अनुसार इस ऑर्डर की डिलीवरी 3 साल में पूरी की जाएगी और BDL के शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं BDL के वो भी हम आपको बता देते हैं। BDL का मुनाफा पिछले साल के 123 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 216 करोड़ रुपए हो गया, यानी कंपनी ने 76% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। अब बात करते हैं कुल कमाई की यानी रेवेन्यू की। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी की कमाई 545 करोड़ रुपए थी। इस बार जो है ये बढ़कर 1147 करोड़ रुपए पहुंच गई है। कंपनी में 110% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। एबिटा भी बढ़ गया है, 98.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 188 करोड़ रुपए हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एबिटा मार्जिन जो है 18.1% से घटकर 16.4% हो गया है। मार्जिन में यह गिरावट बढ़ती लागत और प्रोजेक्ट्स की संरचना बदलने की वजह से आई है। अब सवाल यह भी है कि आगे कंपनी का भविष्य कैसा दिखता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। एनालिस्ट का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को मेक इन इंडिया पॉलिसी, नए रक्षा ऑर्डर और देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से BDL की लंबी अवधि की ग्रोथ काफ़ी मजबूत नज़र आती है। यानी आने वाले समय पर भी अगर देखें तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाती हुई नज़र आ सकती है। आगे चलते हैं, MRF लिमिटेड की बातचीत कर लेते हैं। इसके भी नतीजे आए हैं।
टायर निर्माता एमआरएफ लिमिटेड ने सितंबर तिमाही यानी Q2 के नतीजे की बात की जाए तो दमदार नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा इस बार बढ़कर 470 करोड़ रुपए से यहाँ पर 526 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 12% की बढ़त दिखाई दी है। कंपनी की कमाई भी बढ़कर 6,881 करोड़ रुपए से 7,379 करोड़ रुपए हो गई है। एमआरएफ का एबिटा अगर देखें तो 1,012 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,126 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 14.7% से बढ़कर 15.3% हुआ। यह दिखाता है कि कंपनी ने लागत को अच्छी तरह से कंट्रोल किया है, ऑपरेशन बेहतर किए हैं। एमआरएफ ने अपने शेयरधारकों को 3 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ऑटो सेक्टर की अच्छी मांग और कच्चे तेल की लागत में स्थिरता और दूसरे कई कारण बताए हैं, जिसके वजह से अच्छी खासी यहाँ पर स्टॉक पर आगे आने वाले समय पर तेजी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, हीरो मोटोकॉर्प पर बातचीत कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने Q2 के नतीजे दिए हैं जो कि बेहद मजबूत नतीजे दिए हैं। इस तिमाही में देखें तो कंपनी की सेल बढ़ी, मुनाफा बढ़ा और मार्जिन भी कई तिमाहियों के हाई पर पहुंच गया। फेस्टिव सीजन की बढ़ती मांग, प्रीमियम बाइक स्कूटर की ज़्यादा बिक्री और एक्सपोर्ट में तेजी ने कंपनी का प्रदर्शन और मजबूत बनाया है। नतीजों पर बात करते हैं। इस तिमाही में कंपनी ने घरेलू बाजार में भी 40 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर बढ़ाया और ये एक्सपोर्ट में अगर देखें तो 77% की बड़ी उछाल देखने को मिली है। इससे कुल बिक्री और रेवेन्यू पर अच्छा असर पड़ेगा। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा जो है 16% बढ़कर 1393 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा जो है 1204 करोड़ रुपए था। कंपनी की कमाई भी 16% बढ़कर 12,126 करोड़ रुपए हुई है। एबिटा की बात की जाए तो 20% की तेज बढ़त हुई है और ये 1823 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सबसे अच्छी बात क्या है स्टॉक की, वो आप लोगों को बता दें। सबसे अच्छी बात यह है कि हीरो मोटोकॉर्प का ऑपरेटिंग मार्जिन इस बार 15% रहा है, जो कई तिमाहियों में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी की कीमतों और लागत दोनों को अच्छी तरह से कंपनी ने कंट्रोल किया है। ये तमाम कंपनियां थी जिनके रिजल्ट्स आए और कुछ अपडेट से जो हमने आप लोगों को बताए, और आने वाले समय पर इन स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा, एक्सपर्ट्स की क्या राय रहेगी, क्या कुछ ब्रोकरेज हाउसेस से टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं, वो भी आप लोगों को समझाया। तो फिलहाल के लिए पर्दे के पीछे में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।